हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको संसद के बारे में बताया था और राज्यसभा लोकसभा के बारे में बताया था। अब मैं आज आपको संसदीय समितियां के बारे में बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, संसद के कार्यों को सफल संचालन करने के लिए संसदीय समितियां बनाई जाती हैं, जिनके माध्यम से कार्यों का सफल संचालन किया जाता है। तो आज मैं कुछ प्रमुख समितियों पर नज़र डालने जा रही हूँ, जिसमें से है कार्य मंत्रणा समिति, प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, याचिका समिति, विशेष अधिकार समिति, लोक लेखा समिति, प्रदत्त विधायन समिति, सरकारी आश्वासन समिति और नियम समिति। आप सभी को इसमें से प्रश्न मिलेंगे और आप इन समितियों को जानने के बाद आसानी से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। स्टूडेंट, मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसमें से इन समितियों में से आपके प्रश्न बनते हैं और वो प्रश्न कैसे बनते हैं कि जैसे कि पूछा जा सकता है कि कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं या उनका क्या कार्य होता है। तो मैं आपको एक नज़र में सारी समितियों के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके विषय में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्य मंत्रणा समिति। स्टूडेंट, लोकसभा की प्रक्रिया और सरल कार्य संचालन संबंधी सभी विषयों पर विचार करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति सदन के प्रारंभ में ही स्थापित की जाती है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और सदन का अध्यक्ष इसका सभापति होता है। स्टूडेंट, कार्य मंत्रणा समिति में सदन के विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की कोशिश की जाती है। ये समिति तदर्थ स्वरूप की होती है, यानी इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ऐसे प्रतिवर्ष मई में नई समिति गठित की जाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रवर समिति के बारे में। स्टूडेंट, प्रवर समिति भी तदर्थ समिति है। इसका निर्माण किसी विधेयक पर विचार करने के लिए होता है। इसे संसद में विचार के उपरांत कार्य सौंपे जाते हैं। इसका गठन आवश्यकता अनुसार होता है। ये समिति विशेषज्ञों का विचार सुनती है और विशेष संबंधित कागजातों की जांच करती है। प्रवर समिति के बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ प्राक्कलन समिति। स्टूडेंट, प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की स्थायी समिति है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रतिवर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होती है। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। संसद इस समिति की नियुक्ति वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से करती है। इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो है प्रशासनिक कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। और दूसरा कार्य इसका ये है कि ये प्रतिवेदन देना कि धन की बचत, संगठन में उन्नति या प्रशासनिक परिवर्तन किस तरह से संभव है। और इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि तथ्यों की जांच करना कि प्राक्कलनों के मुताबिक धन खर्च हुआ है या नहीं। अंत में संसद में प्राक्कलन के रूपरेखा के संबंध में सुझाव देना। स्टूडेंट, ये समिति अपने कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए अपने को अनेक उप समितियों में विभक्त कर लेती है और हर उप समिति के नियंत्रण में निश्चित सरकारी विभाग होते हैं। जब बजट की एक मद पर संसद में मतदान होता है तो इस समिति की रिपोर्ट बड़ी ही उपयोगी साबित होती है। ये समिति इतनी महत्वपूर्ण है कि सरकार को अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने में इसका योगदान रहता है। इस समिति के द्वारा किसी भी सरकारी विभाग का चयन परीक्षा हेतु किया जा सकता है। प्राक्कलन समिति के बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ याचिका समिति। स्टूडेंट, याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनका मनोनयन स्पीकर के द्वारा होता है। स्पीकर के द्वारा सदन के प्रारंभ में ही याचिका समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में भी मंत्री का मनोनयन नहीं होता। सदन के पास जनता द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इसका संबंध लोकसभा के सामने लंबित कार्य और सामान्य हित के विषय से संबंधित बात से रहता है। स्टूडेंट, ये याचिकाओं पर विचार करने के लिए ही समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के द्वारा सौंपी गई याचिका पर विचार करके और उसकी छानबीन करके उस पर अपना प्रतिवेदन सदन को पेश करती है। अगर इस समिति में उपाध्यक्ष सदस्य होता है तो वही अध्यक्ष होता है इस समिति का। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विशेष अधिकार समिति के बारे में। स्टूडेंट, जब संसद के किसी सदन या किसी सदन के किसी सदस्य के विशेष अधिकार के भंग होने का प्रश्न उत्पन्न होता है
तो ऐसे प्रश्न की जांच के लिए विशेष अधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रतिवर्ष विशेष अधिकार समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा की विशेष अधिकार समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। समिति को गठित करते समय विभिन्न दल और गुटों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। विशेष अधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच करके समिति उस पर अपना रिपोर्ट देती है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर विशेष अधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। अब मैं आपको लोक लेखा समिति के विषय में बताना चाहूँगी। स्टूडेंट, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जिस तरह प्राक्कलन समिति प्राक्कलन का परीक्षण करती है, ठीक उसी तरह लोक लेखा समिति सार्वजनिक धन के व्यय का निरीक्षण करती है। इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। स्टूडेंट, ये प्रश्न आपका बन सकता है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से और राज्यसभा से कितने सदस्य लिए जाते हैं। यानी कि लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसके सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये समिति प्रतिवर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रारंभ में नियुक्त की जाती है। ये समिति सरकार के सभी वित्तीय लेन देन संबंधी खातों की जांच पड़ताल करती है। भारत सरकार के विनियोग लेखों और उनमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के सपोर्ट की छानबीन करते समय समिति यह समाधान करती है कि प्राक्कलन के मुताबिक निर्धारित की गई राशि सही ढंग से व्यय की गई है या नहीं, व्यय प्राधिकार रखने वाले पदाधिकारी द्वारा किया गया है या नहीं, और सरकारी निगमों, स्वायत्तशासी और अर्ध स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा आय व्यय का सही ढंग से हो रहा है या नहीं, पुनर्वियोग संबंधी कार्यों का संपादन सक्षम पदाधिकारी द्वारा हो रहा है या नहीं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन संबंधी कार्य भी इसे ही करने होते हैं। स्टूडेंट, लोक लेखा समिति के बाद प्रदत्त विधायन संबंधी से बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। संसद ही तमाम विधि निर्माण संबंधी कार्यों का संपादन करे, ये संभव नहीं है क्योंकि कार्यों का भार बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इस परिस्थिति में संसद के द्वारा विधि निर्माण संबंधी प्राधिकार अन्य विभागों को भी दे दी जाती है, लेकिन इसके साथ संसद को ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि अन्य विभाग या संगठन कहाँ तक सही रूप से विधि संबंधी कार्यों को कर रहे हैं। स्टूडेंट, संसद की जवाबदेही का निर्वहन प्रदत्त विधायन संबंधी समिति के द्वारा होता है। अब मैं आपको सरकारी आश्वासन समिति के बारे में बताना चाहूँगी। स्पीकर के द्वारा 1 वर्ष के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसका काम मंत्रियों द्वारा समय समय पर सदन को दिए गए आश्वासनों, वचनों, प्रतिज्ञाओं की छानबीन करने और इन बातों पर प्रतिवेदन देना होता है। इसी समिति को सरकारी आश्वासन समिति कहा जाता है। अब मैं आपको नियम समिति के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट, ये समिति सदन के कार्य संचालन और प्रक्रिया संबंधी मामलों पर विचार करती है। इसे नियमों में आवश्यक संशोधन और वृद्धि करने के लिए अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है। सभापति समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनका मनोनयन स्पीकर के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट, इसके अलावा भी कई समितियां हैं जैसे आवास समिति, ग्रंथालय समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, अनुसूचित जाति और जनजाति समिति, सभा पटा पर रखे पत्रों संबंधी समिति आदि। लेकिन मैंने उन समितियों के बारे में आपको बताया जिसमें से आपके अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आपको आसानी से नहीं मिल पाते। स्टूडेंट, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी दी जाए और सटीक उत्तर मिले, आपको सही उत्तर मिले। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।